أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. How are you my dear students? I hope you are doing well. तो बेटा आज हम लोग जो है ना एल्गोरिदम का ही टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो बेटा एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग का फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप ये समझ लें कि जो आपने प्रोग्रामिंग में करना होता है आप उसको ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, जो अंडरस्टैंडेबल हो सब के लिए, ठीक है, प्रोग्रामर्स के अलावा लोगों के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो। तो एल्गोरिदम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हमने अपने कंप्यूटर को देना है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और ये नंबरिंग के साथ लिखा जाता है और इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप का वर्ड यूज़ किया जाता है जिससे ये क्लियर हो जाए कि कहाँ से ये काम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ये काम एंड हो रहा है, ठीक है। और हर स्टेप जो है ना, हर इंस्ट्रक्शन एक नए लाइन में या एक नए स्टेप में लिखते हैं और ये क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ये बेटा इसके रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, स्टार्ट एंड स्टॉप होना चाहिए, इसमें हर स्टेप जो है अलग लाइन में लिखा होना चाहिए, हर इंस्ट्रक्शन एक नेक्स्ट स्टेप में होगी और स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके इसको नंबर करना है। और बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स हो सकते हैं क्योंकि एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हमने अपने सॉल्यूशन को वर्डिंग में जब लिखना है तो उसी को तो एल्गोरिदम कहते हैं। तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं एक एल्गोरिदम एक प्रॉब्लम के, तो एक से ज़्यादा एल्गोरिदम भी हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के, ठीक है। ये तो हो गया बेटा वो वाला कॉन्सेप्ट जो हमने कल तक पढ़ा था, ठीक है। हमने कल क्या किया था, ये कुछ एग्जांपल्स, कल से मुराद है रीडिंग वाले पिछले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद मैंने कल तो आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, जो कुछ बच्चों ने की वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं की तो बेटा काइंडली अपनी स्टडीज़ को सीरियस लें, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। तो और बेटा ये हैं सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल एल्गोरिदम्स, ये हमने पढ़ी थी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक बनाने के लिए दिए थे एल्गोरिदम्स। तो बेटा आज जो न्यू कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड हो रहा है ना बेटा, 3 चीज़ें हमने पढ़नी है आज, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो एल्गोरिदम होता है वो सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि वो जैसे अब हमने लिखा है ना ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख दिया है, तो क्या होगा, स्टेप 1 पहले परफॉर्म होगा, स्टेप 2 बाद में परफॉर्म होगा। एग्जीक्यूट होने का मतलब है परफॉर्म करना है, ठीक हो गया। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो वो सीक्वेंस के साथ ही होगी, हम अपना एल्गोरिदम भी सीक्वेंस के साथ लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट भी कंप्यूटर ने सीक्वेंस में ही करना होता है। जैसे अब हमने चाय वाला किया था ना एग्जाम्पल कल, तो उसमें क्या था, अच्छा मैं आपको असाइनमेंट वाली एग्जांपल देती हूँ। हमने क्या किया था, एवरेज फाइंड किया था, जिसमें स्टेप 1 में तो स्टार्ट था, स्टेप 2 में क्या था, डिक्लेयर करना था हमने वेरिएबल्स को। जब हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर ही नहीं किया तो हम उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो अननोन होंगे, ठीक है, वो कंप्यूटर के लिए अननोन होंगे, उनको कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी कि किसकी बात हो रही है जब तक आप उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके बाद आपने इनपुट लिया, ठीक है। अगर आप क्या करो, प्रोसेस पहले कर दो और इनपुट ना लो, जैसे A B और C हमने इनपुट लेना था ना, तो आपके पास जब तक नंबर्स ही नहीं होंगे तो आप उनको सम कैसे लोगे या आप उनका एवरेज कैसे फाइंड करोगे। तो इसीलिए हर स्टेप जो है वो सीक्वेंस में लिखा होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर ने सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करना होता है। ये पहली चीज़ हमने पढ़नी है आज। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है सिलेक्शन या कंडीशन। उसमें क्या होता है बेटा, जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, तो फिर वहाँ पे सिलेक्शन और कंडीशन आती है। इफ़ एल्स, इफ़ मतलब अगर ऐसा है और एल्स मतलब अगर ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे अब मैं कहती हूँ, यही वाली एग्जांपल देख लें, ये राइट एन एल्गोरिदम M टू फाइंड इफ़ अ नंबर इज़ ऑड और इवन। आपने एक नंबर लिया, ठीक है, अब आपने चेक करना है कि वो ऑड है या इवन। तो बेटा या तो वो ऑड होगा या तो वो इवन होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इफ़
इट इज़ डिविजिबल बाय 2, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये इवन है, एल्स इट इज़ ऑड, ठीक है ना। इफ़ मतलब अगर ऐसा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर ये प्रिंट कर दो, और अगर ऐसा, एल्स मतलब अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरी बात प्रिंट कर दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सिलेक्शन या फिर कंडीशन का, ठीक हो गया बेटे। और तीसरी चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है आइट्रेशन या लूप। लूप क्या होता है बेटा? साइकिल, ठीक है। साइकिल मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट होती चली जा रही है, ठीक है। जितनी मर्तबा हम चाहें ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये है लूप, आइट्रेशन। ये लूप की फर्स्ट आइट्रेशन, फिर ये सेकंड आइट्रेशन, फिर ये थर्ड आइट्रेशन, फिर ये फोर्थ आइट्रेशन, जितनी मर्जी आइट्रेशंस के लिए हम इसको रन कर सकते हैं लूप को, ठीक हो गया। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि 10 तक इवन नंबर्स प्रिंट करो, तो उसमें क्या होगा, आपने प्रोग्राम बनाना है इवन नंबर प्रिंट करने का, ठीक है। और साथ में आइट्रेशन या लूप लगा देना। उसमें क्या होगा, वो पहली मरतबा जब लूप चलेगा तो 2 प्रिंट कर देगा। पहली मरतबा लूप चलेगा 1 के लिए, 1 इवन नंबर नहीं है तो वो प्रिंट क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। फिर दूसरी मरतबा लूप चलेगा 2 के लिए, तो फिर वो इवन नंबर है तो वो प्रिंट कर देगा। फिर तीसरी मरतबा 3 के लिए लूप चलेगा, लेकिन वो इवन नंबर नहीं है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। फिर चौथी मरतबा 4 के लिए लूप चलेगा, तो 4 इवन नंबर है तो वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको बेटा? लूप का कॉन्सेप्ट समझ आया? प्रोग्राम एक ही लिखेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे इफ एल्स लिखा था ना कि ये इवन है या ऑड, यही प्रोग्राम होगा, ठीक है। लेकिन साथ में आइट्रेशन ऐड कर देंगे, लूप ऐड कर देंगे, जो क्या करेगा, बार 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 चेक करेगा, ठीक हो गया। और वो लूप चलेगा कहाँ तक? 10 तक, क्योंकि हमने 10 तक ही नंबर्स चेक करने हैं कि वो इवन है या ऑड, और अगर इवन है तो वो हमने प्रिंट करना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नहीं समझ आया बेटा तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, जितनी मर्जी मरतबा पूछ सकते हैं, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना आपने। आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये मैसेज करके डिलीट ना किया करें, जो बात पूछनी होती है बेटा फ्रीली पूछा करें, ठीक है। परेशान ना हुआ करें, आप 10 मरतबा पूछें मुझसे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आप पूछते जाएं। लेट्स रीड इट। पहले हम डू यू नो को रीड करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। डू यू नो, इफ़ ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन एन एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर एज दे आर लिस्टेड, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। The program based on these algorithms will execute their instructions in the same sequence as they were typed. तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर एल्गोरिदम जिस ऑर्डर में लिखा है उसी में एग्जीक्यूट हो तो इसको कहते हैं सीक्वेंस। ये सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई है बेटा, ठीक है, ये आपने याद करनी है। और फिर द प्रोग्राम बेस्ड ऑन दीज एल्गोरिदम्स विल एग्जीक्यूट देयर इंस्ट्रक्शंस इन द सेम सीक्वेंस एज दे वर टाइप। तो बेटा जब हम एल्गोरिदम बनाते हैं ना तो हम प्रोग्राम उस एल्गोरिदम की बेस पे बनाते हैं। हम एल्गोरिदम बनाते ही इसलिए हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर ना आए। एल्गोरिदम में ही हम सारी वर्किंग कर लेते हैं, एरर्स को रिमूव कर लेते हैं। फिर जब हम प्रोग्राम उस एल्गोरिदम को देखते हुए बनाते हैं तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। अच्छा जी, उसमें क्या होगा बेटा, द प्रोग्राम बेस्ड ऑन दीज एल्गोरिदम्स विल एग्जीक्यूट देयर इंस्ट्रक्शंस इन द सेम सीक्वेंस एज दे वर टाइप। मतलब जिस सीक्वेंस में एल्गोरिदम लिखा होता है, एल्गोरिदम की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, प्रोग्राम उसी सीक्वेंस में क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। लेट्स रीड द एग्जाम्पल। इनपुट द लेंथ ऑफ 2 डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और अनइक्वल, डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंगली। वो कह रहा है कि आपने 2 लाइन सेगमेंट्स लेने हैं, इनपुट लेने हैं और क्या करना है, चेक करना है कि वो इक्वल है या अनइक्वल। तो स्टार्ट और फिर नंबर 2 इनपुट द लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स एज 1 and 2। अच्छा बेटा यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो आपने डिक्लेयर भी करना होता है, जिसको आपने जिस वेरिएबल को यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे L1 और L2 यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेप 2 में डिक्लेयर L1 L2, ठीक हो गया। अच्छा जी, इनपुट द लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स एज L1 and L2। इफ़ L1 and L2 आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो प्रिंट क्या करेगा, लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। इफ़ L1 and L2 आर नॉट इक्वल द प्रिंट, देन प्रिंट लाइन सेगमेंट्स आर नॉट इक्वल, स्टॉप। ठीक हो गया बेटे। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ L1 इक्वल टू L2, ठीक है। फिर आगे प्रिंट ये लिख लो,
और आप इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। बेहतर यही है कि आप ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में ही लिखो, इंग्लिश में ही लिखो, ठीक हो गया। आगे देखिए बेटा, आगे क्या है, इफ़ सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन एन एल्गोरिदम आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन सम कंडीशन, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड द सिलेक्शन। द प्रोग्राम बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिदम्स विल एग्जीक्यूट देयर इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द कंडीशन। ये सिलेक्शन और कंडीशन की डेफिनेशंस हैं बेटा। वो क्या कह रहा है, इफ़ सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन एल्गोरिदम आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अगर इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम की किसी कंडीशन पे बेस कर रही हैं तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, उसको कहते हैं सिलेक्शन मेथड, ठीक है गया। और अगर प्रोग्राम बेस्ड ऑन दीज एल्गोरिदम्स विल एग्जीक्यूट देयर इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द कंडीशन, द प्रोग्राम बेस्ड ऑन दीज एल्गोरिदम्स विल एग्जीक्यूट देयर इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो हमारी एग्जीक्यूशन किसके बेस पे होगी, कंडीशन की बेस पे होगी। कंडीशन फुलफिल होगी, जैसे अब मैंने आपको बताया था इफ एल्स होगा। तो अगर इफ़ वाली कंडीशन ठीक है, इसके सामने कंडीशन होगी, ठीक है। अगर वो करेक्ट है तो फिर इफ़ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना फिर एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर ये वाला होगा अगर कंडीशन ठीक है। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक हो गया बेटे। तो आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड इफ़ अ नंबर इज़ ऑड और इवन। अच्छा जी, अब हमने चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड। स्टार्ट, टेक अ नंबर टू n, डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड स्टोर द रिमाइंडर इन r। वो कह रहा है एक नंबर लेना है n। अच्छा, यहाँ पे भी डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ तो आपने डिक्लेयर भी करना है। आगे क्या है, डिवाइड द नंबर बाय 2 से डिवाइड करना है, एंड स्टोर द रिमाइंडर इन r। और जो रिमाइंडर है उसको r में स्टोर कर देना है। क्यों स्टोर करना है, क्योंकि बेटा हमें यही तभी पता चलेगा ना कि वो डिविजिबल है या नहीं, अगर वो रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वो डिविजिबल नहीं है। क्योंकि हमने ऑड इवन चेक करना है तो हमें रिमाइंडर को देखना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया है, नंबर को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर को r में स्टोर किया। अब हम चेक करेंगे कि अगर r 0 है, यहाँ पे आ गया बेटा ये सिलेक्शन या कंडीशन, ठीक है। सिलेक्शन इसको इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं और उन 2 में से एक एग्जीक्यूट होगा। सिलेक्ट कर रहे हैं ना, कंप्यूटर सिलेक्ट कर रहा है उसमें से। अगर कंडीशन ये सही है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, अगर कंडीशन ये फॉल्स है तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा। इफ़ r इज़ इक्वल टू 0 देन गो टू स्टेप 6। अगर r 0 है तो हमने ये वाला प्रिंट नहीं करना, तो हम डायरेक्ट स्टेप 6 पे चले जाएंगे। प्रिंट 10 इज़ इवन, ठीक है। अगर r 0 है तो वो इवन है, अगर r 0 नहीं है तो क्या होगा, प्रिंट 10 इज़ ऑड, गो टू स्टेप 7 स्टॉप। मतलब हमने प्रिंट भी कर देना और साथ ही स्टॉप कर देना, वहीं पे एल्गोरिदम हमारा एंड हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया तो बेटा आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। जी बेटा आगे देखिए, इफ़ सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन एन एल्गोरिदम आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेड बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अगर हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम में बार बार रिपीट हो रही हैं, बेटे आपको याद है हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी थी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में क्या होता है, उसमें डीकम्पोजिशन, प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाता है, उसके बाद पैटर्न रिकग्निशन होती है ना। तो ये काम पैटर्न रिकग्निशन में होगा कि एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अगर वो रिपीट हो रही है तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको हम इग्नोर कर देंगे, उस पर हम वर्किंग नहीं करेंगे, उस पर हम वर्किंग सिर्फ एक मरतबा करेंगे। यहाँ पर वो लूप का कॉन्सेप्ट आएगा। वर्किंग एक मरतबा करने का मतलब ये है कि एल्गोरिदम हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे, लेकिन हम उसमें लूप ऐड कर देंगे ताकि वो उसको बार बार रन करता रहे। क्योंकि हमें तो वो बार बार चाहिए ना, यूज़ तो वो बार बार हो रहा है, लेकिन हम उसको बार बार लिखने से बचने के लिए क्या करेंगे, लूप ऐड कर देंगे। If some of the instructions in an algorithm are executed repeated based on some condition, the flow of execution is called as iteration or loop. The program based on these algorithms will execute their instructions based on the condition repeatedly until the condition remains true. ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो उस लूप से बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल, ठीक हो गया। When the condition is false, it will come out of the loop and begin executing the next instruction. In the example above, the program will repeat step 2 and step 3 until the quotient is greater than 0. Let's see the example. Write an algorithm to convert a decimal number to a binary number. हमने क्या करना है, एक डेसिमल नंबर को एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
तो बेटा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह किया जाता है। तो हम बाइनरी का मतलब 2 है ना, तो हमने 2 वाली उसमें कन्वर्ट करना है। तो हम एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 14। तो हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा ये हो गया कन्वर्ट। तो बेटा हमारा ये नंबर बनेगा बाइनरी में, ठीक हो गया। तो अब हमने इसको कंप्यूटर में ही किस तरह करना है, वो कह रहे हैं स्टार्ट डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड स्टोर द आंसर कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो हमने क्या करना है, कोशेंट और रिमाइंडर को सेपरेटली स्टोर करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें कोशेंट भी बार बार चाहिए, हमने उसको मज़ीद डिवाइड करना है अनटिल वो 2 से कम हो जाए। और रिमाइंडर ही तो हमारा असल में बाइनरी नंबर होगा, है ना। ये रिमाइंडर्स है ना बेटा, ये हमारा असल नंबर होगा। और कोशेंट हमें तब तक चाहिए जब तक हमारा रिमाइंडर 2 से कम नहीं हो जाता। तो वो कह रहे डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड स्टोर द आंसर कोशेंट एंड रिमाइंडर सेपरेटली। तो हमें कितने यहाँ पे वेरिएबल्स चाहिए, एक कोशेंट को स्टोर करने के लिए, एक रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए। डिवाइड द आंसर ऑफ स्टेप 2 बाय 2 एंड स्टोर द आंसर एंड रिमाइंडर सेपरेटली। अब ये वाला प्रोसेस तो बेटा बार बार होना है ना, 2 से डिवाइड करने वाला बार बार हो रहा है ना। कितने टाइम्स हुआ है, 1 2 3 टाइम्स हुआ है। तो हम इसको 3 टाइम्स सेपरेटली लिखने की बजाय क्या करेंगे, अच्छा ये 3 टाइम्स तब हुआ है जब नंबर 14 है। जब नंबर 1 ये होगा तो ये कितनी मरतबा रिपीट करना पड़ेगा हमें नहीं पता। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप ऐड कर देंगे। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, 2 से कम नहीं हो जाता, तब तक हमारी ये रिपीट होता जाएगा प्रोसेस। यहाँ पे लूप यूज़ हो रहा है। इसका ये फ़ायदा है कि हमें एक चीज़ को बार बार लिखने की बजाय हम लूप यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, रिपीट स्टेप 2 एंड स्टेप 3 अनटिल द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0। जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक हम इसको रिपीट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे एक स्टेप और आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे 0 आएगा और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा बाइनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसको दोबारा 2 से हमने किया तो 2 zeros और 0 और ये 1 जो है हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा नंबर बन जाएगा बाइनरी। तो यही काम यहाँ पर होगा, बार बार रिपीट होगा अनटिल नंबर जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा। उसके बाद क्या होगा, राइट ऑल द रिमाइंडर इन द रिवर्स ऑर्डर। यही किया हमने भी, हमने मैथमेटिकल फॉर्म में किया है ना, ये इसलिए कि ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम इसको इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं हम इसी नंबर को लेते हैं 14 को। वो कह रहे हैं डिवाइड द नंबर 2 एंड स्टोर द आंसर कोशेंट एंड रिमाइंडर सेपरेटली। कोशेंट को हम क्यू में सेव कर लेते हैं और रिमाइंडर को हम आर में सेव कर लेते हैं इस स्टेप के। ठीक है, अब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है और कोशेंट क्या आया यहाँ पर बेटा, कोशेंट यहाँ पर 7 है और रिमाइंडर 0 आया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, स्टेप 3 में उसने क्या कहा है, दोबारा हमने यही करना है, डिवाइड द आंसर ऑफ स्टेप 2 बाय 2। तो आंसर क्या था 7, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम उसने क्या कहा है दोबारा, रिपीट द स्टेप 2। ये स्टेप 4 चल रहा है बेटा, ठीक है, ये स्टेप 4 है और ये स्टेप 5 है। ये स्टेप 2 था और ये स्टेप 3 था। तो स्टेप 4 में क्या होगा, कोशेंट हमारे पास 1 हो जाएगा, 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर भी 1 होगा। उसके बाद स्टेप 5 में हम क्या करना है, उसके आंसर को दोबारा 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 zeros are 0 और यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और कोशेंट 0 आ जाएगा। तो कोशेंट 0 और रिमाइंडर 1 स्टेप 5 का। ठीक है बेटा, अब स्टेप 2 और स्टेप 3 कब तक करने हैं, जब तक नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया है, कोशेंट 0 आ गया है। तो अब इसको मज़ीद तो हम नहीं कर सकते, हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है। तो यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल। और नेक्स्ट क्या है, राइट ऑल द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, 5 का 1 फिर 4 का 1 फिर स्टेप 3 का रिमाइंडर 1 और फिर स्टेप 1 का रिमाइंडर
सॉरी स्टेप 2 का रिमाइंडर 0। ये हमारा नंबर बन रहा है, बाइनरी नंबर। ठीक हो गया, ये लिख लिया और यहाँ पर हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया बेटे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया मेरा बेटा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार पूछ सकते हैं। जो चीज़ नहीं समझ आई आप बार बार पूछें जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आ जाता। ठीक है। और असाइनमेंट्स मैं आपको भेज रही हूँ, तो बेटा आपने वो असाइनमेंट करके मुझे फ़ौरन सेंड करनी है। अगर असाइनमेंट में कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इस तरह करें, आज आप सिर्फ ये लर्न करें और कॉन्सेप्ट को समझें। असाइनमेंट मैं आपको इससे रिलेटेड कल सेंड कर दूँगी ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि आज वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज आप सिर्फ ये समझ लें अच्छे तरीके से, ये याद कर लें जो याद करने के लिए मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है, ये डेफिनेशंस। ठीक है। एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लें, जो चीज़ ना समझ आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज में अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, कल मैंने असाइनमेंट देनी है इससे रिलेटेड। ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह।